ठंडी बर्फीली सर्दियाँ, गर्म तूफानी गर्मियाँ और ऐसा क्लाइमेट जो हर कुछ हफ्तों में बदलता रहता है। पृथ्वी के सबसे मूडी क्लाइमेट्स में आपका स्वागत है, कॉपन के डी ग्रुप। इन क्षेत्रों में गर्मियों के तूफानों से लेकर कड़ाके की ठंड तक सब कुछ होता है। लेकिन असल में इन्हें क्या प्रभावित करता है? और ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही क्यों पाए जाते हैं? कीप वॉचिंग टू फाइंड आउट। और हाँ, अगर आपको जियोग्राफी, अर्थ साइंस पसंद है या बस अपने क्लाइमेट को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वेलकम, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम में माइक्रोथर्मल या डी ग्रुप की क्लाइमेट के बारे में गहराई से जानेंगे। इस क्लाइमेट्स में आपको सीजनल ओपोजिट्स मिलेंगे, वार्म समर जो वेजिटेशन को उगने देता है, और बहुत ठंडी सर्दियाँ। इन क्षेत्रों में वसंत और पतझड़ केवल नाम मात्र के लिए नहीं हैं, ये फुल सीजन्स हैं जो जीवन और लैंडस्केप को पूरी तरह बदल देती है। लेकिन यहाँ केवल सीजनल वेरिएशन से अधिक बहुत कुछ है, और ये क्लाइमेट जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। कॉपन क्लासिफिकेशन में डी क्लाइमेट्स, जिसे ह्यूमिड माइक्रोथर्मल क्लाइमेट भी कहा जाता है, केवल 35 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच पाई जाती है, जो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के विशाल क्षेत्रों में है। साउथ हेमिस्फेयर में इन क्लाइमेट के न होने का एक सीधा सा कारण है भूमि की कमी। साउथ हेमिस्फेयर में इन लैटिट्यूड्स पर महासागर है, जो इस प्रकार की एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के लिए अनुकूल नहीं, जो एक ट्रू डी क्लाइमेट के लिए आवश्यक है। महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंशियलिटी यहाँ एक जरूरी विशेषता है, जो इन क्षेत्रों की महासागर से दूरी को परिभाषित करता है। महासागर जितने दूर होते हैं, ये क्लाइमेट्स उतने ही एक्सट्रीम होते हैं। दुनिया के इस हिस्से में, खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में, लैंडमास बहुत ब्रॉड हैं, और क्लाइमेट को माइल्ड बनाने के लिए आसपास कोई महासागर नहीं है। इसलिए इन जगहों पर एक्सट्रीम सीजनल कॉन्ट्रास्ट्स मिलते हैं। यहाँ तक कि महाद्वीपों के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित न्यूयॉर्क या नॉर्थ ईस्टर्न चाइना जैसी जगहों में भी महासागर का प्रभाव कम है। यहाँ चलने वाली वेस्टर्ली वाइंड्स समुद्र के बजाय महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से से हवा लाती हैं। यही कारण है कि समुद्र के पास होने के बावजूद यहाँ सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। डी क्लाइमेट्स पृथ्वी पर उन गिने-चुने स्थानों में से एक है जहाँ आपको ट्रू 4 सीजन्स साइकिल मिलता है। स्प्रिंग सीजन नए पौधों और बढ़ते तापमान के साथ आती है। समर्स अक्सर गर्म और ह्यूमिड होती है, जिससे पौधों को बढ़ने का पूरा मौसम मिलता है। पतझड़ मौसमी ठंडक के साथ लाल और नारंगी पत्तियों को लाता है, जो नॉर्दर्न लैंडस्केप की पहचान है। और फिर आती है सर्दी, बर्फीली, लंबी और ठंडी, जिसमें तापमान अक्सर हफ्तों तक 0 से काफ़ी नीचे चला जाता है। लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव कहानी का केवल एक हिस्सा है। इन क्लाइमेट रीजन्स में मौसम अप्रत्याशित रूप से बदलता है। चूंकि ये ट्रॉपिकल और पोलर क्लाइमेट्स के बीच के क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए डी क्लाइमेट टाइप क्षेत्रों में अक्सर तूफान, शीतलहरें, गर्म लहरें और सडन वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ डेली वेदर फोरकास्ट थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है। एक सुनहरी धूप वाली सुबह जल्दी ही बर्फीली दोपहर में बदल सकती है। डी क्लाइमेट्स को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित करते हैं, मुख्यतः इस आधार पर कि गर्मियाँ कितनी गर्म है और सर्दियाँ कितनी लंबी होती हैं। ये हैं आर्द्र महाद्वीपीय, गर्म ग्रीष्मकाल या ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, हॉट समर्स, DFA, DWA, आर्द्र महाद्वीपीय, हल्की ग्रीष्मकाल या ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, माइल्ड समर, DFB, DWB, और उपार्कटिक या सबार्कटिक, DFC, DFD, DWC, DWD। आइए प्रत्येक के बारे में और जानें। आइए सबसे पहले हॉट समर सबटाइप पर नज़र डालते हैं, जिसे ड्राई विंटर सीजन के आधार पर DFA या DWA में वर्गीकृत किया जाता है। यह सबटाइप ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स के एक बड़े क्षेत्र और नॉर्दर्न चाइना व ईस्टर्न यूरोप के छोटे छोटे हिस्सों को कवर करता है। यहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान अक्सर में 22 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, और ग्रोइंग सीजन 140 से लेकर 200 दिनों तक चल सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उत्तर या दक्षिण में कितने दूर हैं। सर्दियाँ बर्फबारी वाली होती हैं, लेकिन नॉर्थ की तुलना में उतनी ठंडी नहीं होती।
फिर भी तापमान नियमित रूप से 0 से नीचे चला जाता है। बर्फ की चादर हफ्तों तक बनी रह सकती है और सर्दियों में एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। और वर्षा भी अधिक होती है, जो अक्सर थंडरस्टॉर्म और वार्म एयर मासेस के कारण गर्मियों में अधिक होती है। इन क्षेत्रों में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, कॉर्न, सोयाबीन और गेहूं मुख्य हैं, और लार्ज स्केल पशुपालन भी होता है। ग्लेशियर्स डिपोशंस से फर्टाइल मिट्टी, लंबी ग्रोइंग पीरियड और पर्याप्त नमी एग्रीकल्चर को लाभदायक बनाती है। हालांकि एनर्जी की ज़रूरतें भी अधिक होती हैं। नॉर्थ की ओर हम माइल्ड सिमर सबटाइप में प्रवेश करते हैं, जिसे DFB या DWB नाम दिया गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ ड्राई विंटर है या नहीं। यह क्लाइमेट कॉमनली 42 और 67 लैटिट्यूड के बीच पाई जाती है। माइल्ड समर ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स नॉर्थ हेमिस्फेयर के एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें साउथ कनाडा का अधिकांश भाग, नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न एशिया शामिल हैं। समर्स का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, लेकिन फिर भी पौधों की वृद्धि के लिए पर्याप्त गर्म रहता है। सर्दियां अधिक ठंडी और लंबी होती हैं, बर्फबारी अधिक होती है और अधिक देर तक रहती है। ग्रोइंग सीजन 90 से 130 दिनों का रहता है, जिसका अर्थ है कि कम क्रॉप ऑप्शंस। एग्रीकल्चर, क्विक ग्रोइंग क्रॉप्स, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग तक सीमित है। दूध, मक्खन, सेब, चेरी ऐसे फूड ऑप्शंस जो थोड़ी ठंड सहन कर सकें। यह क्षेत्र अधिक फॉरेस्टेड है, विशेष रूप से स्प्रूस और देवदार या FIR जैसे कॉनिफर्स के साथ। मौसम यहाँ परिवर्तनशील और अप्रत्याशित है, और पोलर एयर मासेस अक्सर हावी रहती हैं। तूफान अक्सर पोलर फ्रंट्स के कारण आते हैं, जिससे बारिश और बर्फबारी होती है। अब हम रहने योग्य क्लाइमेट्स के अंत पर आते हैं, उपार्कटिक या सबार्कटिक, जिसमें DFC, DFD, DWC और DWD शामिल हैं, जिन्हें तापमान और वर्षा में भिन्नता के आधार पर विभाजित किया गया है। ये क्लाइमेट साइबेरिया, अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा में पाई जाती हैं और पृथ्वी की सबसे ठंडी जलवायु हैं, जहाँ जंगल हैं। यहाँ 8 महीने विंटर होती है, जिनमें एवरेज जनवरी का तापमान रूस के वेरख्यांस्क जैसी जगहों पर -50 डिग्री सेल्सियस या -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। वास्तव में ये पृथ्वी पर सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से हैं। गर्मियाँ छोटी होती हैं, आमतौर पर केवल 1 से 3 महीने की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गर्म भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि टेम्परेचर कभी-कभी 30 डिग्री सेल्सियस या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है, जो वेजिटेशन के लिए पर्याप्त है। फिर भी कृषि लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ ग्रोइंग सीजन केवल 50 से 75 दिनों होता है। एनुअल टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है, और गर्मियों और सर्दियों के टेम्परेचर में 64 डिग्री सेल्सियस या 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंतर है। यहाँ के जंगल को टाइगा या बोरल फॉरेस्ट कहा जाता है। स्प्रूस, FIR और पाइन के अंतहीन जंगल जो ठंडी और कम पोषक मिट्टी के अनुकूल हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, जो मुख्यतः लकड़ी काटने, माइनिंग और फिशिंग तक सीमित हैं। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, खासकर मूल निवासी समुदायों के लिए, सब आर्कटिक एक अनोखी जीवन शैली प्रदान करता है। डी क्लाइमेट में रहने का मतलब है एक्सट्रीम स्थितियों के अनुकूल ढलना। हॉट समर क्लाइमेट में लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। मिडवेस्ट US और नॉर्थ चाइना जैसे क्लाइमेट वाले क्षेत्र मक्का, सोयाबीन और अनाज के भंडार हैं, जबकि माइल्ड समर वाले क्षेत्र डेयरी, फल और प्लांटेशंस पर आश्रित है। और सब आर्कटिक क्लाइमेट रीजन्स में जीवन धीमा हो जाता है। शहर कम होते हैं। लोग जंगलों, शिकार और कुछ मामलों में सीजनल टूरिज्म पर निर्भर रहते हैं। उपार्कटिक झीलें और जंगल खूबसूरत निर्जन स्थानों का निर्माण करते हैं, जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो हमने क्या सीखा? डी क्लाइमेट सीजनल पावर हाउस हैं। ये साल भर नाटकीय रूप से बदलते हैं, बसंत के खिलने से लेकर सर्दियों के जमी हुई खामोशी तक। ये ज़्यादातर नॉर्थ हेमिस्फेयर में सीमित हैं। लैटिट्यूड्स महासागरों से दूरी और लोकल जियोग्राफी के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी अलग हैं। बर्फीले तूफानों से लेकर कड़ी गर्मी तक और सुनहरे गेहूं के खेतों से लेकर जमे हुए चीड़ के जंगलों तक डी क्लाइमेट्स चैलेंजिंग हो सकती हैं,
लेकिन ये हमारे ग्रह के सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हैं। ये लाखों लोगों का पेट भरती हैं, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेती हैं और दिखाती हैं कि पृथ्वी की जलवायु कितनी गतिशील हो सकती है। अगर इस वीडियो से आपको डी क्लाइमेट्स की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद मिली है, तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे मौसम या भूगोल उतना ही पसंद हो जितना आपको। Thanks for watching and see you next time with a new video. Until then, keep watching and stay curious.